डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग की पढ़ाई थोड़ी स्लो हो गई है क्योंकि जिस रफ्तार से हम लोग पढ़ रहे हैं। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल मैथ्स विद प्रदीप में। आप लोग की पढ़ाई थोड़ी स्लो हो गई है। स्लो होने का मतलब ये हुआ है कि जितना जल्दी चैप्टर्स होने चाहिए थे उतना नहीं हो पा रहा है। फ़िलहाल इस समय एवरेज चल रहा है, तो एवरेज के कुछ सवाल लोगों ने पूछे हैं, उनके जवाब मैं देता हूँ। सवाल आपके सामने होगा, मैं बस पढ़ के एक तरफ से करवा देता हूँ। देखिए, एक विद्यार्थी ने हाथ से लिख कर के एक क्वेश्चन दिया है। लिखा ABCD जिसका औसत 42 है। दरअसल ऐसे सवाल है ये कि ABCD ये विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं जिनका औसत 42 है, तो B का D से गुणनफल कितना होगा। देखो, अगर ये चार संख्याएं ऐसे मान लें हम, ये ABCD यही है, ये चार संख्याएं हैं, और आपको पता होगा कि अगर संख्याओं के क्रम ऐसे हो जिनके बीच गैप बराबर हो, तो मैंने इसके लिए बताया है कि उनका औसत ठीक बीच वाली संख्या होगी। तो ठीक बीच में ये पोजीशन आती है, ये पोजीशन देखो B और C के बीच में, इस पोजीशन पर 42 है। बताओ, अगर ये पोजीशन 42 का है तो ये पोजीशन किसका है? 41 का है। और ये किसका है? 39 का है। और ये किसका है? 43 का है। और ये किसका है? 45 का है। तो चारों संख्याएं आपके सामने आ गई। अब कहा गया है B का D से गुणनफल बताओ, तो B है 41 और D है 45। आपको बस 41 में 45 का गुणा कर देना है। अब आप ऐसे गुणा कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। अब देखिए, दूसरे में एक लिस्ट भेजी गई है, अच्छा खासा सवाल है। उसमें हम पढ़ रहे हैं 38 नंबर क्वेश्चन। 38 नंबर में लिखा है किसी कक्षा के विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 68 है, कक्षा में लड़कियों का औसत प्राप्तांक 60 है। क्या है? नहीं, कक्षा में लड़कियों का औसत 80 है और लड़कों का औसत 60 है, तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं। देखो, इस सवाल को आप अगर एलिगेशन मेथड से लगाओ तो ज़्यादा बेहतर होगा। एलिगेशन मेथड क्या होता है? जहाँ मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज दिया जाए वहाँ एलिगेशन मेथड लगता है। जैसे यहाँ पे अगर मैंने लिख दिया लड़का, यहाँ लिख दिया लड़की, यानी छात्र छात्रा, तो जो लड़का है वो 60% पा रहा है, जो लड़की है 80% पा रही है, और जो पूरे क्लास का एवरेज जा रहा है वो आ रहा 68। अब क्या करना होगा? इसका डिफरेंस हो गया 8, इसका डिफरेंस हो गया 12। इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो 4 से कट जाएगा, 3:2। अब क्योंकि पूछा गया है कितने प्रतिशत विद्यार्थी लड़के हैं, तो प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? लड़कों की संख्या 3 है और कुल विद्यार्थियों की संख्या 5 है और गुणा 100। तो आप इसको काट देंगे तो ये आ जाएगा 60%। यानी कैसे आगे उत्तर आपका? लड़कों की संख्या है 60%। तो ये आपका सवाल हुआ 38 नंबर। 39 नंबर सवाल है 120 छात्रों की औसत प्राप्तांक 35 था। यदि उत्तीर्ण हुए छात्रों का औसत 39 है और अनुत्तीर्ण छात्रों का औसत 15 है, तो कितने प्रतिशत छात्र या कितने छात्र उत्तीर्ण हुए। देखो, सबसे पहले आप रेशियो निकाल लो पास और फेल का। मैं यहाँ अगर लिख दूँ पास, यहाँ लिख दूँ फेल, तो पास बच्चे हैं वो 39% पा रहे हैं और फेल बच्चे जो हैं वो 15% पा रहे हैं, और कुल पूरे क्लास का जो एवरेज आ रहा है वो 35% आ रहा है। तो अगर आप इनका डिफरेंस दिखाएं तो ये आ रहा है 4, और इसका डिफरेंस निकालें तो ये आ रहा है 20, यानी 5:1। अब कितने बच्चे पास हुए हैं? कुल बच्चों की संख्या 120 है और 5:1 में पास फेल हुए हैं। तो पास की संख्या हमें निकालना है, तो कैसे निकालें? अनुपात बटे अनुपाती योग, 5 + 1 6, और 6 दूना 12, 20 बचे 100 बच्चे पास हुए। ये क्वेश्चन था 29 नंबर क्वेश्चन था ये। अब आइए देखते हैं अगला सवाल। हाँ, ठीक है, अब 30 नंबर सवाल पे आते हैं। लिखा है किसी परीक्षा में छात्रों तथा छात्राओं का औसत प्राप्तांक क्रमशः 71 और 73 है। समस्त विद्यार्थियों के औसत प्राप्तांक 71.8। सेम टाइप का क्वेश्चन है और हमको बताना है इसमें रेशियो। देखो, ये छात्र है और ये छात्रा है। जो छात्र है उसका औसत है 71
और इसका है 73। ठीक है, अब पूछा गया हमसे कि बताओ समस्त विद्यार्थियों का 71.8 है, तो अब बताना है कि लड़के और लड़कियों का रेशियो क्या है। बता सकते हो आप देखोगे तो यहाँ आएगा 0.8 और यहाँ देखोगे तो कितना आएगा 1.2। दशमलव हटा दोगे तो 4×3=12, 4×2=8, दोनों में रेशियो आ गया 3:2। तो आप देख रहे हैं कितने आसानी से हम मेथड ऑफ एलिगेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं और फटाक से उत्तर बन जा रहा है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा है 11 संख्याओं का औसत 10.9 है, प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है तथा अंतिम 6 संख्याओं का औसत 11.4 है, तो मध्य की संख्या बताइए। इसमें एक जगह पे मिस्टेक है, आप देखिएगा कि जो प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 नहीं, कुछ और होना चाहिए था। तो फिलहाल हम इस पर ही लगा दे रहे हैं, तो इसमें आंसर मैच नहीं करेगा शायद। देखता हूँ, देखो 11 संख्याएँ हैं, तो अगर हम 11 गुणा 10.9 कर दें तो आपका ये उत्तर आ जाएगा। पूरे 11 का योग क्या है, तो 11×9 में 99 और 11×1 में 11, ये आ रहा है 119.9। प्रथम 6 संख्याओं का औसत 6.5 है, तो 6 गुणा 6.5 करेंगे तो 6×5 = 30, 3×6 = 36, 3×39, ये आ गया। और अंतिम 6 संख्या की बात करें तो उसका औसत हो रहा है 11.4, तो 6×4 = 24, 2 और 11×6 = 66 और 2 68, ये आ रहा आपका अंतिम 6 संख्या का। ध्यान रखिएगा जब कुल 11 ही संख्या है तो अगर हम इन दोनों का जोड़ कर दें तो ये 12 संख्याएं हो जाएंगी। तो देखो मैं जोड़ता हूँ, 4 9 8 17, 1 6 3 9 1 10। यही गलती है। जानते हो क्या गलती है? मैं जो बार बार कह रहा था, ये 6.5 की जगह कोई बड़ी संख्या होनी चाहिए। नहीं तो एक गलती क्या हो रही है कि 11 संख्याओं का योग तो 119.9 आ रहा है और 12 संख्याओं का योग 107.4 आ रहा है। यहाँ मिस्टेक है। कृपया हल में जाके देखिएगा, मेरे पास ये वाली किताब है नहीं, तो आप अपने सॉल्यूशन में देखिएगा तो यहाँ पे आपको कुछ और संख्या मिल जाएगी। प्रोसेस करना क्या है आपको मैं बता दूं, अगर यहाँ कोई नंबर मिल जाएगा तो वो नंबर यहाँ मल्टीप्लाई जब करके यहाँ पर लाओगे तो ये 119 से बड़ी संख्या आएगी और उसमें से 119 को घटा दोगे, बस आपका उत्तर बन जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 4 धनात्मक पूर्णांकों का औसत 72.5 है। ये आपका 32 नंबर सवाल पढ़ रहा हूँ। इसमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है तथा सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है, तो इनमें से बड़ा पूर्णांक क्या है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट सिंपल है, कैलकुलेशन हो सकता है, गुणा भाग करना पड़े। देखो 4 संख्याओं का औसत 72.5 है, तो आप क्या करोगे? 4 गुणा 72.5 करोगे। 4×5 = 20, 2 4×2 = 8, 2 10, 1 4×7 = 28, 29, ये रहा। इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक 117 है और सबसे छोटा पूर्णांक 15 है। अब इनको छोड़ देना, शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। अच्छा बताइए आप कि सबसे बड़ा पूर्णांक, अब ये 290 टोटल हो गया। ध्यान दीजिएगा, अगर हम चारों पूर्णांक इसको मान लें तो ये पहला वाला 117 है और आखिरी छोटा वाला 15 है। इन दोनों को हटा देना है। भैया जी हटाओगे 117 + 15, आपको जोड़ना पड़ेगा। 7 5 12, देखो 117 + 15 कितना आ रहा है? 7 5 12, 1, ये आ गया 13, 132। तो आप अगर घटा देंगे इसको तो ये बीच वाली दोनों संख्याएं मिल जाएंगी आपको। तो चलो घटाता हूँ। 10 में से 2 गया 8, 8 में से 3 गया 5, 58। और यहाँ कुछ बचा? बिल्कुल बचा, 158 आ गया। अब हमको बताना शेष 2 पूर्णांकों का अंतर 12 है। बताओ अगर इसका अंतर 12 है और योग हम निकाल चुके हैं, मतलब ये हुआ कि अगर हम इसको x और इसको y मान लें तो यानी हमको पता है x + y = 158 हो चुका है और x - y = 12 दिया गया है। तो हमको बड़ा वाला बताना है, तो जोड़ लीजिए। तो y कैंसिल हो जाएगा, 2x बराबर हो जाएगा 5 × 6 = 7 और 170। तो x की वैल्यू आ गई 85। तो सबसे बड़ा पूर्णांक आ गया 85। तो आप देख सकते हैं कि इन सवालों को कितने सिंपल आसान तरीके से लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न जो आ रहा है, शायद इसको मैंने बताया है लेकिन फिर से बताता हूँ, देख लीजिए। ये लिखा हुआ है 33 नंबर सवाल है कि यदि a तथा b का औसत ये है तो n का मान बताओ। देखो a और b का औसत कितना दिया है? a पावर n + 1 + b पावर n + 1 अपान a पावर n + b पावर n, ये a और b का औसत दिया गया है।
अच्छा बताओ, आपको ए और बी का औसत क्या पता है? अगर आपको निकालना होता ए और बी का औसत तो आप ऐसे निकालते ए और बी का औसत। इसका मतलब ये दोनों बातें बराबर हैं। तो बिना लगाए ही इसका जवाब आप दे सकते हैं। कैसे? देखो, हम कुछ ऐसा क्या लिखें एन की जगह पे कि ये वैल्यू कन्वर्ट हो जाए, इसमें चेंज हो जाए। तो बताओ, ये अक्षर है, अक्षर को गिनती बनाने का क्या तरीका हो सकता है? हमने इसको अपने वीडियो में बनाया है, ज़रूर देख लीजिएगा। तो उसमें मैंने डिटेल भी सॉल्व कर रखा है, तो मैं आपको इसमें शॉर्टकट सॉल्व कर देता हूँ कि अगर हमको अक्षर को गिनती बनाना है तो केवल एक तरीका है, पावर 0 कर दो किसी भी संख्या का। जैसे मान लो आपके पास x है, हम चाहते हैं ये गिनती बन जाए, तो एक ही तरीका है, पावर 0 कर दो, गिनती बन जाएगी। बन जाएगी नहीं बन जाएगी? तो अगर हम n की जगह 0 लिख दें तो ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, और 1 + 1 2 बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ 0 रखेंगे तो b पावर 1 मतलब b रह जाएगा, a पावर 1 मतलब a रह जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम बहुत आराम से कह सकते हैं कि n बराबर 0। ठीक है। और डिटेल सोल्यूशन जो मैंने किया है, एवरेज वाला जो पहला वीडियो है, शायद दूसरे वाले में, तो उसमें मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी दिखाया है, लेकिन अंत में यहाँ पर भी वही सोचना पड़ता है। अगला सवाल है, ए बी सी का औसत m है तथा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर 0 है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत क्या होगा? देखो, ए बी सी का औसत m है, मतलब a प्लस बी प्लस सी बटा 3 बराबर m है, ये दिया गया है। इसका मतलब हुआ कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 3m है। अब क्योंकि हमको ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का औसत मालूम करना है, इसलिए हमको होल स्क्वायर करना पड़ेगा दोनों साइड में। अगर हम इन दोनों का होल स्क्वायर कर दें तो यहाँ आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो +2 कॉमन ले लेते हैं तो ब्रैकेट में आ जाएगा ab प्लस bc प्लस ca, और यहाँ पे हो जाएगा 9m²। आप जानते हो इसकी जगह पे शून्य दिया हुआ है, और शून्य दिया है तो शून्य गुणा 2 बराबर शून्य ही होता है। इसका मतलब हुआ कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बराबर 9m² आ गया। यानी इन तीनों संख्याओं का योग हमें मिल चुका है, औसत हमें बताना है, तो बटा 3 बोथ द साइड, बटा 3 बोथ द साइड कर दो आप। तो देखो इनका औसत निकल गया। अब 3 से इसको काटोगे तो आ जाएगा उत्तर 3m², ये रहा आंसर। तो आपका ये बी विकल्प सही चला गया। तो 34वां के बाद में अगला नंबर है 37 नंबर। 37 नंबर में लिखा है कि एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 8000 है, और इसमें 7 अभियंताओं का औसत वेतन 12000 है तथा शेष कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है। तो बताना है वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों की संख्या क्या है। एलिगेशन से मेथड से लगा दोगे, बहुत आसानी से उत्तर बन जाएगा। मैं यहाँ पर डिलीट करता हूँ। देखिए, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अभियंता, अभियंता लिख दिया, और यहाँ लिख दिया कर्मचारी। अभियंता हमारे पास 7 है, तो अभी 7 की ज़रूरत नहीं है, नाम ही मत लिखो। ये देख लो, अभियंता की जो तनख्वाह है वो 12000 है, और जो कर्मचारी की तनख्वाह 6000 है, और पूरे वर्कशॉप के कर्मचारियों का औसत क्या है 8000 है। तो आप जब इसका डिफरेंस करोगे तो आएगा 4000, और इसका डिफरेंस करोगे तो आएगा 2000। इनका रेशियो निकालोगे तो आ जाएगा 1:2। यानी अगर जितने अभियंता हैं उसके दुगने कर्मचारी हैं। तो बताओ 7 अभियंता हैं तो इसके दुगने अर्थात 14 कर्मचारी हैं। तो कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी हो गई? 7 + 14 बराबर 21। यानी हम कह सकते हैं कि उस वर्कशॉप में कुल 21 लोग काम करते हैं। हो गया 37 नंबर। अगला सवाल है आपका 40। एक व्यक्ति कार से नगर ए से बी तक 63 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल बताओ। हमने इसके लिए बहुत ज़बरदस्त फार्मूला बताया था, 2xy/x + y। यानी आप सीधे सीधे गुणा कर सकते हैं, 2 गुणा 63 गुणा 42 अपान 63 + 42। आप बस आराम से काट दीजिए, 2 गुणा 63 गुणा 42 अपान 3 2 5 और 6 4 10। काटिए, 21 दूना 42, 21 25 105, दशमलव में उत्तर आएगा 2 दूना 4 3 12 हासिल 1 4 6 24 1 25 बटा 5 5 5 25 50.4। कहीं दिख रहा है? जी हाँ, बी विकल्प सही है। हालांकि हमने एक और तरीका भी बताया था, वो लघुत्तम वाले तरीके से भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन अब क्योंकि दशमलव में ही उत्तर आएगा, उसमें क्या तरीका था वो भी मैं आपको याद दिला दूँ। मैं क्या करता कि 63 और 42 का लघुत्तम पहले निकालता। तो 21 से कट रहा है, 21 × 63, 21 दूना 42, 3 दूनी 6, 21 छक्का 126 आ जाता।
तो मैं मान लेता 126 126, देखो मैं मान लेता 126 126 किलोमीटर की दो दूरियां हैं, यानी टोटल दूरी है 252 किलोमीटर। और इस 126 को 63 की चाल से चला गया है, अर्थात 2 घंटा लगेगा। और इस 126 को 42 की चाल से चला गया है, अर्थात 3 घंटा लगेगा। तो 3 + 2 5 घंटा लगेगा, भाग दे दोगे तो वही आ जाएगा 50.4 किलोमीटर प्रति घंटा। आपने देखा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगला प्रश्न की तरफ मैं चलता हूँ। अगला नंबर है 41 नंबर। देखो 41 में क्या पूछा गया। 41 में कहा गया है कि स्थान A से B तक मोटरसाइकिल की औसत गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा B से A तक आने में औसत गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। पूरी यात्रा में औसत गति बताओ। सेम क्वेश्चन है, सीधे 2xy अपान x + y लगा सकते हो आप। कौन सी चाल है दोनों? एक है 65 और एक है 60, यानी 2 गुणा 65 गुणा 60 अपान 65 + 60। ये है 2 गुणा 65 गुणा 60 अपान, जोड़ दीजिए 5 6 6 12, काटिए। 5 से काट सकते हैं आप इसको, तो ये आ जाएगा 25, ये हो जाएगा 12। फिर 5 से काट सकते हैं तो ये हो जाएगा 13, यानी 2 गुणा 13 गुणे 12। चलो गुणा करते हैं, तो 13 गुणे 12 156 होता है। 2 गुणा 156 करोगे तो 2 × 6 = 12, 1 15 दूनी 30 1 31 में 5 से भाग दोगे, 5 × 6 = 30, 5 दूनी 10, 5 चौके 20, 62.4 किलोमीटर प्रति घंटा। यह रहा आपका सी विकल्प। तो मेरे ख्याल से अब इस पेज में से हो गया है। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल नहीं है, अच्छा यही पेज है, 2 बार आ गया था, तो कोई बात नहीं। आपने देखा, मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आती है कृपया पूछिए, हम आप ही लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है? तो ज़रूर पूछिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, लगाते रहिए और ज़रा सी बात भी पूछ लीजिए। भैया जी अगर आप ग्रुप में नहीं पूछ पा रहे हैं तो कोई बात नहीं है, आप उसमें पूछ लीजिए। क्या कहते हैं, आप अलग से भी आपके पास नंबर है हमारा, उसमें पूछ लीजिए, फ़ोन करके पूछ लीजिए। कैसे भी करके जो हमने एम बनाया है उस एम को सार्थक तभी तक हो पाएगा जब आप उनके सवालों को हमसे डिस्कस करेंगे, ठीक है? तो लगाते रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।